रिंग वेलोसिटी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस वीडियो में किया था। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स देम, जो कि फैक्टर्स के प्राइस, कंज्यूमर इनकम, रेवेन्यू, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जो चीज हमने डिस्कस नहीं की थी या जो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए थे कि इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी डिमांड पे क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है तो कितनी डिमांड उस पर बढ़ेगी या घटेगी, या फिर अगर हमें रिवेन्यू बढ़ाना है तो कितना रिवेन्यू कितना प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर की इनकम का हमारे रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा या सेल्स पे क्या असर पड़ेगा, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट या सब्सिट्यूट का प्राइस जो है अगर वो चेंज हो जाता है तो उसका हमारे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो इम्पैक्ट है इसी को एड्रेस करने के लिए, यानी आप देख रहे हैं कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है उसका हमारे डिमांड या सप्लाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कितना पड़ रहा है ये अब तक हमें नहीं पता। इसी डिफरेंस को समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, अगर कोई चेंज आता है तो वो कितना चेंज है, ये एक नंबर होता है, इवेल्युएट द वैल्यू ना। अगर हम बात करें कि इलास्टिसिटी और डिमांड एंड सप्लाई में कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, तो हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी की, जहाँ पे कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इनकम बेस पे क्या इम्पैक्ट होता है डिमांड पर, एंड देन विल टॉक अबाउट क्रॉस प्राइस कब कहाँ कैसी यूज होती है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो ना। सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, इसको हम ई एज एन इलास्टिसिटी, पी फॉर प्राइस ना। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हमारा परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑन दैट परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी चीज का प्राइस पहले 10 रुपए था और अब वो 50 रुपए हो गया, तो चेंज इज 40, बट परसेंटेज चेंज इज 40 डिवाइड बाई 10 विच इज 4 और 4%। सिमिलरली sorry, not 4% but it is 40 divided by 10 which is 400%. So 400% चेंज हो गया, 10 से 50 आ गया। नाउ सिमिलरली उसका क्वांटिटी चेंज होता है 50 to 10 which is again 400%. So again there is 400 divided by 400 equal to 1. बट अगर यही चीज अगर हम देखें इसमें ये स्लोप नहीं, अगर आपको याद होगा स्लोप में हम क्या करते थे, तो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस से क्या चेंज आया था वर्सेस उसकी क्वांटिटी में क्या चेंज आया था, तो उसे हम बोलते हैं स्लोप। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इलास्टिसिटी और स्लोप आर नॉट द सेम थिंग। इलास्टिसिटी बेसिकली परसेंटेज चेंज है और स्लोप एक नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू है। तो इलास्टिसिटी को हमें स्लोप से कंफ्यूज नहीं करना है। ना, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके होते हैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी के लिए। पहला तरीका है पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसमें हम एक ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है दो पॉइंट जो डिफरेंस हमने परसेंटेज क्वांटिटी और परसेंटेज प्राइस का किया था वो उन दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं पॉइंट डी और पॉइंट बी के बीच में इस ग्राफ पर। तो वो क्यू डी माइनस क्यू बी फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस फॉर्मूले से हम इसे एवेल्युएट कर सकते हैं। यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड है क्योंकि हमने देखा है कि हमारी डिमांड कर्व जो है इज नॉट ऑलवेज कर्व लाइन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस कर्व लाइन के एक पॉइंट पे से ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक सेंट्रल उसमें डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं ना कि परसेंटेज और डेल्टा। तो डेल्टा इज फॉर 2 पॉइंट, डिफरेंशियल इज व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अ पॉइंट वेयर प्राइस इज 0। इसमें क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे एक उस आर के उस पॉइंट से हम एक स्लोप बना लेते हैं टुवर्ड्स द ग्राफ। उसके बाद उसको मैथमेटिकली हम उसको डॉटेड कनेक्ट कर देते हैं प्राइस पे एंड क्वांटिटी पे। इस केस में हम एमआर और आरएन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। अगर हम देखें विद द फॉर्मूला डिफरेंशियल ऑफ क्वांटिटी विच इज 1000 to 500, so which is NB here, N2 from OB to NB, so NB is the differential. Similarly price भी RN हो जाएगा because N से वो RN तक चला जाएगा। Similarly original price क्या था RN and ON is the initial quantity. So इसको हम और जैसे NB अपॉन ON बोल सकते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें ज्योमेट्री का प्रिंसिपल लगा करके तो इट इज बिकमिंग टू इक्वल ट्रायंगल AMR एंड RNB।
इन दोनों ही ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो ये आरबी अपॉन आरए के इक्विवेलेंट हो जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस इलास्टिसिटी को हम लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा और मेथड होता है टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ आर्क इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ना चलिए अब हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा तो फॉर्मूले पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी डिमांड इज इनफाइनाइट बिकॉज उस प्राइस के ऊपर कितनी भी वैल्यू हो वो डिमांड है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइस चेंज होने पे प्राइस के ऊपर जाएगा तो फिर हम प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक हो जाता है, इसे हम परफेक्ट इनइलास्टिक बोलते हैं। इस केस में क्या होता है बेसिकली, आपका प्राइस कितना भी चेंज हो आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी, तो इसे हम परफेक्ट इलास्टिक बोलते हैं। परफेक्ट इलास्टिक सिनेरियोज में क्या होता है कि आपकी वैल्यू पे प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल होता है जहां पे आप प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो क्वांटिटी की डिमांड चेंज नहीं है, ये टिपिकल नेसेसिटीज वाले है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पानी एक दिन में 5 गिलास पीना है तो पीना है, प्राइस एक गिलास पानी पे तो 1 रुपए का पड़े या 10 रुपए का पड़े मैं पानी पीऊंगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑल्दो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक इन द रियल वर्ल्ड। तो अब हमें एक पॉइंट और देखना पड़ता है, यूनिट इलास्टिक क्या होता है। यूनिट इलास्टिक होती है कि जहां पे प्राइस में चेंज, फॉर एग्जांपल एक चीज 10 रुपए से 20 रुपए एंड उसकी क्वांटिटी 10 से 5 हो गई, तो 10 से 20 यानी डबल हुई प्राइस एंड क्वांटिटी 10 से 5 हो गई, दैट इज 50%। सो उधर 50% चेंज आया, इधर भी 50% चेंज आया, इसे हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। इस यूनिट इलास्टिसिटी को हम एक बेस्ट इलास्टिक पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। अब देर इज समथिंग कॉल्ड इन बिटवीन, बिकॉज वी सेड परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हम बात करेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक से और यूनिट इलास्टिक के बीच के आइटम्स की, वहां पे हमारी क्वांटिटी में चेंज हमेशा परसेंटेज प्राइस के चेंज से कम रहता है। यानी कि जैसे कि जो भी हमारे डेली नेसेसिटीज आइटम है वो हमें लेने ही है, प्राइस चेंज से बहुत ज्यादा डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक प्रोडक्ट, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन भाई दूसरी तरफ हम लग्जरियस आइटम की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, जरा सा प्राइस चेंज होने से डिमांड में बहुत बड़ा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, आईफोन इज लग्जरी आइटम, अगर आईफोन की कॉस्ट 1 लाख है तो उसके 10 कम होंगे, सडनली 1 लाख होंगे। लेकिन जैसे आईफोन की कॉस्ट 10 या 15 हजार घटती है, एक ही दिन में उसकी सेल बढ़ जाती है। दैट इज द काइंड पीपल वेट फॉर दोस काइंड ऑफ सेल जहां प्राइस आईफोन की प्राइस कम, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक करेक्ट, जहां पे परसेंटेज क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंजिंग प्राइस। अब हमने प्राइस जैसे हमारे डिमांड के लिए फैक्टर्स थे जो डिमांड को इफेक्ट करते थे, सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी को भी कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें होता है क्लोजनेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। पहला है क्लोजनेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, जहां पर कि अगर मान लीजिए आप चाय पीते हैं और कॉफी भी है, चाय और कॉफी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं, अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो लोग सीधे कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर ये तो फिर भी डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, माजा और स्लाइस, अगर माजा का प्राइस चेंज होगा स्लाइस में भी सेम चीज मिल रही है तो लोग स्लाइस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उस प्रोडक्ट के अवेलेबल होंगे वहां पर आपकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द गुड, अगर लग्जरी आइटम है ऑब्वियसली उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जो नेसेसिटीज है उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। रीजन, एसेसरी आइटम आप फिर भी लोगे तो उसकी इलास्टिसिटी कम रहेगी, डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है, जो लेविश आइटम्स है, उनके प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड बहुत ड्रास्टिकली नीचे जाती है या प्राइस घटने पे बहुत ड्रास्टिकली ऊपर जाती है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, लेट्स से हम लग्जरी गुड्स की बात, मोबाइल भी एक लग्जरी आइटम है, लैपटॉप भी एक लग्जरी आइटम है, लेकिन मोबाइल अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए में से आप कितना खर्च करेंगे, 20 हजार, लैपटॉप पे खर्च करेंगे 50 हजार, यानी 50% आप लैपटॉप पे खर्च कर रहे हैं, 20% आप मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप 50% वाला आइटम को खरीदने जाएंगे तो आप वहां पे डेफिनेटली प्राइस के बारे में 100 बार सोचेंगे, जबकि मोबाइल के बारे में फिर भी थोड़ा कम सोचेंगे सोचेंगे ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे, बट देन वहां पर आपकी इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू लैपटॉप कम होगी। बट अगेन वही चीज अगर आप एक राशन, गेहूं, आटा, चावल की बात करेंगे तो उनकी और भी कम हो जाएगी इलास्टिसिटी, बिकॉज वो एक नेसेसिटी है, उसकी डिमांड पे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपका पोर्शन ऑफ इनकम भी आप इसमें बहुत कम स्पेंड करते हो। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। रीजन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव अवेलेबल हो जाते हैं, डिफरेंट चीजें अवेलेबल हो जाती है। दिस इज हाउ योर इलास्टिसिटी बढ़ती है। अभी हमने आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जब परफेक्ट इलास्टिक होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिमांड होती है, वहां पर कर्व ऐसा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसे स्ट्रेट होता है, तो जितना आपका कर्व टर्न होता जाएगा टूवर्ड्स योर इलास्टिसिटी,
दिस इज इलास्टिक, दिस इज इनइलास्टिक। इलास्टिक जितना कर्व टिल्टेड होगा उतनी ही आपकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। इसको हम इस ग्राफ में भी समझ सकते हैं। नाउ हाउ डज रिवेन्यू, इस पे रिवेन्यू का इम्पैक्ट क्या होता है इलास्टिसिटी चेंज में? ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक प्रोडक्ट है जिसका हमने टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, जिस भी पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस एट दैट पॉइंट, और आपका रिवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, यानी कि 50 रुपए, 50,000 रुपए का लैपटॉप पे 500 क्वांटिटी बिक रही है, दैट इज वेयर यू आर यूनिट इलास्टिक। आपका रिवेन्यू सबसे ज्यादा होता है विच इज 25,000। ना, इसे हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन अगर हम इससे ऊपर, दैट इज टुवर्ड्स इलास्टिसिटी जाएंगे, वहां पे क्या होगा, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी कम हो जाएगी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के एग्जाम्पल है, जहां पे कि हम इसको इलास्टिक इलास्टिक बोलते हैं। इसमें आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन इट इज ऑलवेज मोर देन वन। बाय द वे, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 50 से 30 रुपए हो गया, तो वी विल कंसीडर 20 एज अ डिफरेंस, नॉट दैट 50 माइनस 30 और 30 माइनस 50। इट विल रिमेन द सेम। सिमिलरली, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसी रेशियो, उसके रेशियो में हाई होती जाएगी। उसे हम बोलते हैं इनइलास्टिक, जहां पे की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती और रिवेन्यू भी आपका उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। चलिए, इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू। इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन द टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉइंट सी की बात करें यहाँ पर, तो पॉइंट सी पे हमारे रिवेन्यू 25,000 था, जिसमें हमारी 50 क्वांटिटी थी। जबकि अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो हमारे रिवेन्यू लगभग 16,000 था, लेकिन क्वांटिटी हमारी 200 थी। तो अगर हम यहाँ पर टोटल रिवेन्यू का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज अराउंड समवेयर 25,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 9,000। 9,000 को डिवाइड करेंगे अगर हम क्वांटिटी चेंज में, जिस 300, तो दैट इज अराउंड 30। तो मार्जिनल रिवेन्यू 30 होगा। तो जब भी हमारा टोटल रिवेन्यू पॉजिटिव में चेंज होगा और क्वांटिटी विल ऑल्सो चेंज, तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे कर्व में, यूनिट इलास्टिसिटी से नीचे इनइलास्टिसिटी तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू निगेटिव में चला जाएगा। तीसरा कंसेप्ट होता है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू क्या है? इट इज अनदर डेरिवेटिव फॉर टोटल रिवेन्यू, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम टोटल रिवेन्यू को डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देते हैं। और अगर हमें याद है टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो एवरेज रिवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला, प्राइस बढ़ेगा, आपका एवरेज रिवेन्यू बढ़ जाएगा। चलिए अब इनको और डिटेल में समझते हैं कि इनका इम्पैक्ट रिवेन्यू पे, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंज होने पे कैसे पड़ता है। तो लेट्स से एक आइटम 4 रुपए का, एक आइटम 8 रुपए का, उसका इम्पैक्ट देखो। जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट केस लेते हैं यूनिट यूनिट इलास्टिसिटी का। अगर यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट है, तो हमारे टोटल रिवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि जितनी हमारी क्वांटिटी, हमारी, इफ यू रिमेंबर, परसेंटेज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा पी, यानी कि परसेंटेज क्वांटिटी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज प्राइस चेंज। दैट मीन्स अगर हमारा प्राइस 4 रुपए से 40 आइटम बिक रहे थे, दैट टाइम हमारा रिवेन्यू था 160। सिमिलरली 8 रुपए पे वो 20 आइटम हो जाएंगे, तो भी हमारा रिवेन्यू 160 रहेगा। तो टोटल रिवेन्यू इज नॉट चेंज। एवरेज रिवेन्यू, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इट इज इक्वल टू द प्राइस, तो ऑब्वियसली एवरेज रिवेन्यू इंक्रीज। मार्जिनल रिवेन्यू वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। इसका रीजन है बहुत सिंपल सा, कि अगर आपका डेल्टा टी आर चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज जीरो, बिकॉज इधर हूँ या उधर हूँ, आपका टोटल चेंज इन रेवेन्यू जीरो, तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो जीरो ही रहने वाला है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट है। बट यही अगर हम इलास्टिक कर्व में बढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू नीचे जाता है, वाइल एवरेज रेवेन्यू एज डिस्कस, प्राइस ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। एंड मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हमेशा प्लस में, क्योंकि अगेन आपका टोटल रेवेन्यू रिड्यूस होता है। प्राइस, कम प्राइस पे आपका ज्यादा ज्यादा प्राइस पे कम सामान बिक रहा है, तो ये हमेशा प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम परफेक्ट इलास्टिक सिनेरियो की बात करें, तो वहां पे प्राइस इंक्रीज होने से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड खत्म ही हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस कम करते हैं, तो मार्केट के साइज के हिसाब से आपकी टोटल रिवेन्यू चेंज हो सकता है। सिमिलरली इन इलास्टिक के सिनेरियो में क्या होगा, आपका टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, एवरेज रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू आपका निगेटिव में चला जाएगा। ना, हमने बात कर ली प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बहुत ज्यादा, इसका यूज कहाँ पर? इसको टिपिकली हम यूज करते हैं एस्टिमेटेड डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई मेरा प्राइस यहाँ पर इतना है, बेस्ड ऑन द पैटर्न मेरा इलास्टिसिटी वैल्यू ये है, तो मेरा कितना प्राइस, कितनी डिमांड बढ़ेगी अगर मैं प्राइस को इतना, इतने परसेंट से बढ़ा दूं, इतने परसेंट से बढ़ा दूं, तो कितने होते हैं। अगर किसी मोनोपोली वाले
प्रोडक्ट है, मंडिया का प्रोडक्ट है, यूनिक इन द मार्केट, तो उसमें आप ये सोच सकते हैं कि भाई मतलब मार्केट ओवरऑल मार्केट बहुत बड़ा है, लेट्स से मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो दैट यू कैन चूज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा असर डालती है प्राइस लॉस। अगर किसी चीज की प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है या मार्जिनल रिवेन्यू बढ़ता है, तो लोग इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज होने लगती है, आप ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करोगे, एम्प्लॉइज की सैलरी अपनी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, बिकॉज दे आल्सो। सिमिलरली गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी को ये इम्पैक्ट करते हैं, बहुत बड़ा असर डालते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स रखना है, कौन से पे कम रखना है, स्पेशली जीएसटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। नाउ अगला टॉपिक बात करते हैं जो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। तो जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस पे डायरेक्ट ड्राइव किया था, यहाँ पर हम कंज्यूमर की इनकम पे फोकस करते हैं, एंड व्हाट इज द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज व्हाट विल डिस्कस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगेन सेम फॉर्मूला है, तो अगेन यू कैन डिराइव दैट हियर। नाउ ये दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जब भी आपका इनकम डिफरेंशियल इज मोर देन जीरो, जो हमारा फॉर्मूला है, ये टिपिकली यूज होता है नॉर्मल और पीरियड। पीरियड आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आप गेहूं की बात करें, एक लो क्वालिटी गेहूं होता है, मीडियम क्वालिटी होता है, हाई क्वालिटी होता है। तो जितना हाई क्वालिटी का गेहूं होगा उसकी इलास्टिसिटी फ्रॉम इनकम बेस भी, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा बेटर क्वालिटी की चीज लेना चाहोगे, तो दैट इज हाउ पॉजिटिव इनकम। ये भी हम दो तरह की होती है, इसमें एक होती है नेसेसिटी के लिए और दूसरी होती है लग्जरी आइटम की। नेसेसिटी में ये वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन वन, बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी में, कि जो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट होती है, क्योंकि इनकम चेंज होने पे भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राशन में आपको आटा महीने का 10 किलो लगना है, अब भी 10 किलो ही लगेगा, आपकी इनकम चेंज होने पर 10 किलो से 12 किलो नहीं खाओगे आप। लेकिन अगर आपकी इनकम पहले 1 लाख थी, आप आईफोन, आप सैमसंग का फोन ले रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम जैसे 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख होती है, आप सोचते हैं मैं आईफोन ले लूं। दैट इज वेयर लग्जरी आइटम्स मोर इलास्टिक होते हैं, तो उनकी हमेशा इलास्टिसिटी मोर देन वन रहती है। दूसरी हमने बात की थी निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इसमें इंफीरियर ग्रोथ, यानी कि जो लो क्वालिटी का आइटम होता है, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप तो छोड़ दो, एज सिंपल एज। अब इनकम इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, हम इसका यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोडक्ट करने, ठीक शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए प्राइस, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें डिफरेंट पॉइंट्स करने, अच्छा कंट्री की एक पर्सन की सैलरी बढ़ रही है, हमारे कस्टमर्स की सैलरी बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, तो दे विल बाय बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वहां से आप लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे एसेस कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात कि अगर आप बात करो कि आज की तारीख में स्विच वॉच या फिर रोलेक्स, रोलेक्स की हर किसी के लिए नहीं है, इसका प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस हम जानते हैं लाखों में होता है, तो दैट इज वेयर दे चूज टू बी अ डिफरेंट स्पेसिफिक सेट ऑफ मार्जिन, क्योंकि वहां पे एक लग्जरी आइटम है, एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर हैविंग a particular point of income and beyond, otherwise they will not be able to afford it. Then forecasting change in the demand based on economic condition, यहाँ पे अगर ये कंट्री में इनकम पर पर्सन इनकम जितनी बढ़ रही होगी, आपके लग्जरी आइटम ज्यादा बिकेंगे, पर पर्सन इनकम जितनी कम होगी उतने लग्जरी आइटम कम होते जाएंगे, दैट काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन टेक, एंड देन यू कैन also assess the impact on the sales based on the, if more than one factor are affecting the demand, ठीक, अगर आपका सिर्फ प्राइस इफेक्ट कर रहा है तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, और जब इनकम भी इफेक्ट कर रही है और भी फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय प्राइस इनकम इलास्टिसिटी प्लेज द मेजर रोल। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस प्लास्टिक इलास्टिसिटी, सॉरी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जहाँ पे अब आपको याद ही होगा हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट पर, आपको याद होगा सब्स्टिट्यूट अगर हम बात करते हैं, इसमें हमने मैदा और स्लाइस चाय और कॉफी का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट इफ द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट चेंजेस proportionate. What is the proportion? That is the formula. Now, यहाँ पे पॉजिटिव इलास्टिसिटी कब होती है, जब आपका एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की सेल बढ़ जाएगी, दैट इज हाउ इट इज अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है नेगेटिव इलास्टिसिटी, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन और एक पेन की रिफिल, अगर पेन का प्राइस बढ़ रहा है तो रिफिल की सेल गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि लोग पेन ही नहीं, अगेन डोंट कंसीडर कि वो एग्जैक्ट चीज है, या डीवीडी प्लेयर समझ, डीवीडी प्लेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डीवीडी की सेल कम हो जाएगी, लेकिन डीवीडी प्लेयर का प्राइस अगर नीचे आ रहा है
तो डीवीडी की सेल अपने आप बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इलास्टिसिटी। बेसिकली ये यूज होती है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। तीसरा होता है जीरो इलास्टिसिटी, जहाँ पे प्रोडक्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। कई बार कैलकुलेट करते हैं एंड रियलाइज देयर इज नो डिफरेंस। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके लिए आप बुक्स और चाय, अब वो बुक्स का प्राइस बढ़ने से चाय ज्यादा थोड़ी ना पिएगा। तो दैट इज कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी, जहाँ पे दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इस चीज का एप्लीकेशन कहाँ का करते हैं? ये टिपिकली पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट को हेल्प होती है डिसाइड करने में किस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी कितनी लगानी है, टू कंसीडर टू मेंटेन द प्रमोट द पॉलिसी। सो दैट काइंड ऑफ यूज आर देयर फॉर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बारे में बात करेंगे। सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज सेम एज डिमांड। सो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। डिफरेंस ये होता है इसका ग्राफ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाज परफेक्ट इन इलास्टिक, यहाँ पे हो जाता है इलास्टिक। सिमिलरली जीरो पे वो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, यूनिट इलास्टिक सेम रहता है। और आप सिर्फ देखोगे तो ग्राफ आपका सिर्फ ऊपर से नीचे, डिमांड में दूसरी साइड से बनता है, सप्लाई में दूसरी साइड से बनता है। सो अब ये काम करते हैं, हम जो शुरू में क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं दोबारा। प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट कितना इम्पैक्ट आएगा? तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिवेन्यू बढ़ाना है तो मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई दोनों को रिलेट करना होगा, एंड दैट इज हाउ आई कैन कीप इट बेस्ट। कंज्यूमर इनकम से, ऑब्वियसली एज द नेम इटसेल्फ कंज्यूमर इनकम, तो इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के प्राइस के बारे में बात करते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। सो विद दैट बीइंग सेड, thank you very much guys. Please like, subscribe and share, and provide your comments as many as you can. Thank you.